हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स यानी कि गणित का कुछ यहाँ पे वायरल क्वेश्चन को बताएंगे। और दोस्तों, ये जो वायरल क्वेश्चन है ना 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये क्लास से काफ़ी सारे पर्सन जो है ना 2023 के बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले 2023 में, तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास से जो है ना काफ़ी सारे पर्सन आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे हम आपको बारीकी से समझाएंगे, ताकि आपको जो है ना सातों जन्म तक याद रहे। इसलिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से आप फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और दोस्तों, ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये गणित का जो है ना हम यहाँ पे कुछ वायरल प्रश्न को लेके आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे आज के जो फर्स्ट नंबर है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि महत्तम समावर्तक a, b गुना लघुत्तम समावर्तक a, b बराबर होगा। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए, हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होते हैं ना, वो महत्तम समावर्तक a, b गुना लघुत्तम समावर्तक a, b के बराबर होते हैं। कहने का अर्थ है कि a गुना b बराबर क्या होते हैं दोस्तों, एलसीएम। यहाँ पे अगर इस तरह हम लोग कहेंगे एलसीएम a, b गुना HCF a, b, कहने का अर्थ है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम गुना HCF के गुणनफल के बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है a गुना b, यानी कि ए बी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना प्रत्येक वर्ष पूछे ही जाते, ठीक है। तो इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 5 का घात होगा, यानी कि पावर पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि 625 का जो है ना फैक्टर निकालना होगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग 625 का क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम के द्वारा इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उसका पता चलेगा कि 5 का घात कितना है, मैक्सिमम पावर ऑफ यहाँ पे बताना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये किससे जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे एक बार में जाएगा, फिर यहाँ पे 2, फिर 5 25 हो जाएगा, फिर ये आपका 5 का 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, फिर ये आपका यहाँ पे किससे जाएगा दोस्तों, 5 1 मिनट यहाँ पे देखिएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फिर 5 से जाएगा 5 25। तो हम लोग क्या किए दोस्तों, 625 को जो है तोड़ दिए हैं। तो तोड़ने के बाद हम लोग 625 को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, देख सकते हैं 5 1 2 3 4, यानी कि 5 कितने बार है दोस्तों, 4 बार। तो कहने का अर्थ है कि 5 का घात आपको बताना है। तो 5 का घात कितना है दोस्तों, 4, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसी तरह जो है ना काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड में आपका घात पूछेगा, तो कुछ इस प्रकार सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, और जिसका भी घात पूछे ना तो आपको देख लेना पड़ेगा कि वो कितना बार है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भी प्रश्न जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि पाई है। तो फ्रेंड, ये पाई एक प्रकार का क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। पाई क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। और दोस्तों, ये जो पाई का वैल्यू होते हैं 22/7, यह एक प्रकार का परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। और दोस्तों, पाई का और एक वैल्यू होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3.14, यानी कि 3.14, ये भी एक प्रकार का क्या होते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पाई एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होते हैं, और यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 एक प्रकार का परिमेय संख्या, और यहाँ पे 3.14 ये एक प्रकार का परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है। काफी सिंपल प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हो गया, योगफल हो गया, भागफल हो गया, अंतर हो गया, हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग एक परिमेय संख्या लेंगे और एक अपरिमेय संख्या लेंगे, उसका गुणनफल निकालेंगे, फिर अंतर करेंगे, फिर भागफल करेंगे, फिर योगफल करेंगे, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि यहाँ पे इसका ऑप्शन ए में आपका दिया गया, हाँ, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 10a बराबर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो 10a होते हैं ना, इसके लिए स्पेशली फॉर्मूला होते हैं। 10a बराबर क्या होते हैं दोस्तों, कोट 90 डिग्री माइनस a होते हैं। ठीक है, जहाँ पे a क्या होगा दोस्तों, एंगल होगा, यानी कि a की जगह यहाँ पे आपका थीटा भी हो सकता है, अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये जो है ना हमेशा चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे 10a किसके बराबर होगा, कोट 90 डिग्री माइनस a के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो है ना पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होते हैं ना दोस्तों, ये किसके बराबर होते हैं, तो ये जो होते हैं ना सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होते हैं, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते ये भी प्रश्न जो है ना आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसके लिए स्पेशली एक फॉर्मूला होता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होंगे। इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही ऐसे उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि त्रिकोणमिति का है। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि tan थीटा बराबर √3 है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग फटाफट से यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, √3 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं tan थीटा बराबर √3। ठीक है, उसके बाद हम लोग को आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे tan थीटा है तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए। उसके बाद ये √3 जो है ना tan कितने डिग्री के मान पे होता है, तो tan 60 डिग्री के मान पे होता है। तो यहाँ पे √3 की जगह tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट राइट में tan कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे आपसे थीटा का ही मान पूछ रहा है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है ना बिल्कुल ही ऐसे उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है, यानी कि ये दोनों जगह 9 कॉमन हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह दोनों 9 में से यहाँ पे उभयनिष्ठ यानी कि 9 को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे अंदर में क्या बचता है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा बचता है माइनस tan स्क्वायर थीटा बचता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये जो होते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होते हैं ना, ये 1 के बराबर होते हैं। कहने का अर्थ है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 9 गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 9 को हम लोग क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे आपका कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरीके से याद करने का। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि यदि a + b बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि cos a बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग शानदार तरीके से फटाफट से हल करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो दिया गया है ना, तो उसको एक बार उतार लीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया गया है a + b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो पूछेगा ना, जैसे कि यहाँ पे cos a पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ cos a लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि a को जो है ना ऐसे छोड़ देते हैं, इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, और ये b को जो है ना 90 डिग्री की तरफ भेज देते हैं। तो ये प्लस में था तो ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो फ्रेंड अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम लोग क्या लेंगे, cos a लेंगे। ठीक है, मतलब cos लेंगे। तो चलिए दोस्तों,
तो यहाँ पे कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, कोस 90 डिग्री, दोनों तरफ ले रहे हैं तो इस साइड में भी लेना पड़ेगा, कोस 90 डिग्री माइनस बी, ठीक है, ले लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे कोस ए, तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए, इसको कुछ भी नहीं करना है आपको क्या करना है कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, देखिएगा फॉर्मूला होता है कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ये किसके इक्वल होते हैं दोस्तों, साइन थीटा के बराबर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोस 90 डिग्री माइनस बी है तो ये किसके बराबर होना चाहिए, साइन बी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि थीटा यहाँ पे बी है तो यहाँ पे साइन बी ले लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कि कोस ए का मान जो है ना ये साइन बी के बराबर है, ठीक है, कोस ए किसके बराबर हो जाएगा, साइन बी के बराबर, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से अभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि यदि 15 कोटे बराबर 8 है तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि साइन ए का मान क्या होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग फटाफट से शानदार तरीके से हल करते हैं। तो फिर एक काम करते, जो दिया गया है ना उसको यहाँ पे एक बार उतार लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 15 कोटे का मान दिया गया है यहाँ पे 8, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि कोटे को जो है ना ऐसे रहने देते, इसको ऐसे छोड़ देते, इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 15 गुना में ना, तो ये आपका जब राइट साइड में जाएगा तो बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि कोटे बराबर क्या होता है, कोस ए बट्टे, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, कोटे बराबर क्या होता है, बी बटा पी होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कंपैरिजन करेंगे बी बटे पी से, तो यहाँ पे बी बटे पी बराबर क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे दोनों को इक्वल करेंगे, बी का मान यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे हम लोग बी का मान 8 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे पी का मान कितना है दोस्तों, 15 है, ठीक है। तो पी का मान यहाँ पे हम लोग 15 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन ए में क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले किसकी जरूरत है, एच की जरूरत है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एच बराबर क्या होता है, √p² प्लस b² होता है। तो p देख सकते हैं 15 है तो 15 का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग सिंपली कर देंगे, फिर यहाँ पे b का स्क्वायर करेंगे, यानी कि यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड ये 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, 5×4 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी कि 289 हो जाएगा। और दोस्तों ये 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का होता है, यानी कि 17 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे पी बी एच ये तीनों का मान पता चल गया हमें। तो हम जो है ना अब हम लोग इजीली यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, साइन ए का मान निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड ये साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं, तो पी का मान देख सकते हैं, पी का मान यहाँ पे 15 है तो 15 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे एच का मान अभी अभी हम ज्ञात किए 17, तो 15/17 ये आपका राइट आंसर हो गया। साइन ए का मान कितना आ गया दोस्तों, 15/17, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि 6/15 का यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है। तो दशमलव प्रसार जब भी आपसे पूछे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो हर होगा ना उसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो यहाँ पे हर कितना है दोस्तों, 15 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग 15 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 15 का फैक्टर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 × 5 हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6/15 है ना, तो 6/15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे 6/15 को लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 तो ऊपर में 6 रहने दीजिए ऐसे, और यहाँ पे 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 15 3 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कटेगा तो इसको काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 × 6 हो गया, 2 टाइम्स में कट गया तो 2/5 आ गया। तो फ्रेंड यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पे 5 की घात आया। तो आपको पता होना चाहिए अगर हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात या फिर 5 की घात या फिर दोनों की घात आए या फिर दोनों में से किसी एक की घात आए ना, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 5 की घात आया हुआ है, जो कि यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होता है, इसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 और 5 की घात की अलावे अतिरिक्त अन्य की घात आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। लेकिन यहाँ पे 5 आया हुआ है, ठीक है, यानी कि 5 की घात आया हुआ है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे, और इस तरह के प्रश्न जो है ना प्रत्येक वर्ष आते ही आते हैं, ठीक है। तो प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि यदि द्विघात बहुपद
क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा को बीटा हो, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ठीक है, तो काफी सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्यू एक्स का मान कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 दिया गया है। ठीक है, तो फटाफट से इसको आप उतार सकते हैं या फिर यहाँ पे तो उतारा हुआ ही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ए का वैल्यू को लिखते हैं। तो फ्रेंड ए कौन होते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ गुना में एक छिपा हुआ है, तो यहाँ पे ए बराबर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बी का मान कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे आपका b कौन होता है दोस्तों, जो x का गुणांक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, -1 है, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। और दोस्तों ये जो c होते हैं कांस्टेंट होते हैं, जो सबसे लास्ट में होते हैं वो किसी के साथ गुना में नहीं होता है, ना तो a के साथ गुना होता है, ना तो x के साथ गुना होता है, ना तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना होता है। वो कांस्टेंट रहता है, वो सबसे लास्ट में होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे c का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a b c तीनों प्राप्त हो चुका है। तो अब जो है ना हम इजिली अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे हम लोग -b/a लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा -b/a, सॉरी यहाँ पे -b/a होता है, तो यहाँ पे माइनस पहले से है। तो फ्रेंड यहाँ पे b का मान देख सकते हैं -1 है, तो -1 को उतार लेते हैं। फिर यहाँ पे बटा a का मान 1 है, तो ऊपर में क्या होगा कि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +1/1। तो 1/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए जो है ना यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, और इस तरह के प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो फटाफट से आप जो है ना क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि एक अल्फा प्लस एक बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी फटाफट से सोल्व करते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए a बराबर कितना है, तो 1 है। फिर यहाँ पे b बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे c जो कांस्टेंट होते हैं यहाँ पे 1, तो यहाँ पे a b c तीनों हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि एक अल्फा प्लस एक बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, यानी कि दोनों में क्या है कि एक उभयनिष्ठ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक को यहाँ पे बाहर लिख देंगे, उतार देंगे। तो यहाँ पे अंदर में आपका क्या बच जाता है दोस्तों, अल्फा बच जाता है, और फिर यहाँ पे आपका अंदर में इसका क्या बच जाता है, बीटा बच जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे एक को अल्फा बीटा से गुना करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला स्पेशली क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे हम लोग -b/a को लिख सकते हैं। उसके बाद फटाफट से यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा माइनस पहले से, तो माइनस को ऐसे छोड़ दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए। उसके बाद यहाँ पे b का मान देख सकते हैं 1 है, और यहाँ पे a का मान भी 1 है। तो यहाँ पे -1/1 का मतलब कितना होता है, -1 होता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है -1, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही ऐसे उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा को बीटा हो, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग सबसे पहले यहाँ पे a का मान को देखेंगे, जो कि 1 है। फिर यहाँ पे b का मान को देखेंगे, जो x के साथ गुना में होता है, जो कि यहाँ पे -2 दिया गया है। और यहाँ पे c जो कांस्टेंट होते हैं, जो सबसे लास्ट में होते हैं, जो कि 5 दिया गया है। a b c तीनों प्राप्त हो चुका है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, c यानी कि यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे a यानी कि 1, 5/1 का मतलब होता है 5, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड मूलों का योग पूछ रहा है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले आप याद कीजिए, जब भी मूलों का योग या फिर गुणनफल पूछे, कुछ भी पूछे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ए बी सी पता होना चाहिए। ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि यहाँ पे ए का मान पी हो जाएगा, और दोस्तों बी यानी कि एक्स का गुणांक, जो कि यहाँ पे क्यू दिया गया है, और सी यानी कि कांस्टेंट, तो यहाँ पे सी बराबर सी हो जाएगा, क्योंकि सी की जगह सी ही है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मूलों का योग, यानी कि
आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा। तो फ्रेंड यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला में पहले से माइनस है तो माइनस को उतार लेंगे और बी का मान देखिएगा ये क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पे क्यू कर देंगे माइनस क्यू बटा ए जो है, ए का मान कितना है पी है, यानी कि इसको जब कंपेयर किए तो यहाँ पे कितना आया दोस्तों, माइनस क्यू बटा पी आया। देखिएगा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि बिंदु 8,10 और बिंदु बी जो है ना 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन यानी कि निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए, देखिएगा एक पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है और दूसरा पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है, यानी कि ये ए पॉइंट्स है जो कि यहाँ पे 8,10 है और दूसरा पॉइंट यानी कि बी पॉइंट्स, इसका कोऑर्डिनेशन दिया गया है 4,6। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मिडिल पॉइंट क्या होगा, मध्य बिंदु, जो कि एक्स वाई होता है मिडिल पॉइंट। तो इसके लिए एक स्पेशली फॉर्मूला होता है, एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, x1 प्लस x2 बटा 2 होता है। ठीक है, ये मिडिल पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए स्पेशली फॉर्मूला है। तो फ्रेंड ये x1 और x2 कौन होते हैं, ये पहला पॉइंट्स का जो पहला बिंदु होते हैं ना, जैसे कि 8 है तो ये आपका x1 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे, और जो दोस्तों x2 जो होते हैं ना दूसरा बिंदु का, ये पहला वाला पॉइंट जो होते हैं x2 होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 दिया गया तो बट्टा 2 कर देंगे, तो यहाँ पे 8 4 12 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग काटेंगे तो 2 चौके 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोग y का मान को ज्ञात कर लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो y1 होगा ना, जो पहला पॉइंट्स का दूसरा यहाँ पे पहला वाला y1 हो जाएगा, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, यानी कि y1 का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे पहला वाला x2 होते हैं और दूसरा वाला y2 होते हैं, तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, y2 बटा 2 कर देंगे, तो यहाँ पे दोनों ऐड हो गए, कितना आएगा 16 आएगा, यानी कि 16 बटा 2। इसको काटेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों प्राप्त हो चुका है, यानी कि x, y का मान कितना आ गया दोस्तों 6,8 प्राप्त हो चुका है। ठीक है, पहले x को लिया जाता है फिर यहाँ पे y को लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6,8 जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह के प्रश्न आप पूछा जाए तो आप जो है ना चुटकियों में कुछ इस प्रकार हल कर सकते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया गया ए और बी, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बीच की दूरी होगा। ठीक है, तो फ्रेंड बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, दूरी सूत्र का उपयोग करना होगा, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला फॉलो करते हुए इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको हम लोग शानदार तरीके से हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया गया है, ये आपका पहला पॉइंट है और ये आपका दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बिंदु और ये दूसरा बिंदु बी है, यानी कि ए का निर्देशांक दिया गया है 2,3 और इसी तरह यहाँ पे बी का निर्देशांक दिया गया है 4,1। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ए और बी की बीच की दूरी क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड दूरी सूत्र यानी कि इसके लिए स्पेशली फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा। जिस भी विद्यार्थियों को याद नहीं है फॉर्मूला, तो दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो दूरी सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला के माध्यम से इसको हम लोग फटाफट से हल करेंगे। ठीक है, चलिए फॉर्मूला को उतार चुके हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं जो x2 होते हैं यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 माइनस x1 का मान देख सकते हैं 2, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे y2 माइनस y1, y2 का मान देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे और y1 का मान देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 4 में 2 गया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, उसके बाद यहाँ पे 3 में गया तो कितना हो गया -2 हो गया, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे -2 को 2 से गुना करेंगे, सॉरी -2 को -2 से गुना करेंगे, 2 + 4 आएगा जो कि यहाँ पे +4 हो जाएगा। इसको दोनों को ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा, और ये √8 जो है ना ये बाहर निकल के कितना आएगा 2√2 आएगा, कितना आएगा 2√2, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही ऐसे उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी शानदार प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि 3 को बिंदु दिया गया ए बी सी संरेखीय है। ठीक है, तो फ्रेंड संरेखीय के लिए स्पेशली एक फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ पे त्रिभुज का 3 को बिंदु दिया गया, ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं कुछ इस प्रकार। ये आपका पहला बिंदु ए हो गया,
उसके बाद ये दूसरा बिंदु बी हो गया और ये आपका तीसरा बिंदु सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए का निर्देशांक दिया गया, ए बिंदु दिया गया है 2,3 और यहाँ पे बी का नियामक दिया गया है 4,k और यहाँ पे सी का निर्देशांक यानी कि आपका दिया गया है 6,-3। तो यहाँ पे ABC प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि k का मान ज्ञात करने बोल रहा है और इसके लिए कंडीशन है ये तीनों बिंदु आपस में क्या होगा दोस्तों, संरेखी होगा। तो संरेखी तब होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि यहाँ पे क्या होता है 1/2 इंटू, इसको याद रखिएगा, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 क्या होता है, y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको अच्छी तरीके से याद रखिए, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस इसको नीचे लिख देते हैं x3 इंटू आपका हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, इस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ना। चलिए यहाँ पे क्या लिखे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा ना, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे k का मान इजीली प्राप्त हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पे 1/2 बराबर हो जाएगा दोस्तों, 1/2 बराबर x1 कितना हो जाएगा 2, x1 का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 इंटू y2 माइनस y3, तो यहाँ पे y2 का मान देख सकते हैं k है, तो यहाँ पे k को उतार देते हैं माइनस, और y3 का मान यहाँ पे देख सकते हैं जो कि -3 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग -3 को उतार देते। ठीक है, -3, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे x2 का मान देखिएगा दोस्तों कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 को उतार देंगे, 4 इंटू देख सकते हैं y3 माइनस y1 है, कितना है y3 माइनस y1, तो y3 का मान देख सकते हैं कितना है -3 है, तो यहाँ पे -3 को उतार देते हैं -3, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है y1, तो y1 का मान देखिएगा यहाँ पे 3 है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्लस देंगे, उसके बाद यहाँ पे x3 का मान देखिएगा दोस्तों, x3 का मान कितना है 6, तो यहाँ पे 6 इंटू कर देंगे y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना दिया गया है 3 दिया गया है, तो 3 को उतार लेंगे, y1 माइनस y2 का मान यहाँ पे k है, तो यहाँ पे k को उतार देते। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग सोल्व करेंगे, उसके बाद आपका आंसर k का मान निकल के ईजिली आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 1/2 है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए, इसको अंदर वाला सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा k, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंदर में k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिएगा +4 इंटू -3 और यहाँ पे आपका -3। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह किसका आता है ऋणात्मक का आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस देंगे, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 - k, तो इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, इसको हल करेंगे। ठीक है, बराबर 0। एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, त्रिछी गुना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 के साथ गुना होगी, इसका तो काम 0 ही हो जाएगा, यानी कि ये नीचे वाला 2 ऊपर के साथ 0 के साथ गुना होगी, क्या हो जाएगा नीचे वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बचता है। ठीक है, ऊपर वाला 2, तो यहाँ पे 2 को k से गुना करेंगे तो आपका 2k हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 × 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों, इसको जो सोल्व कर ही लिए हैं, फिर यहाँ पे 24 यानी कि -24 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिएगा प्लस 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -6 के बराबर 0 ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे 2k और यहाँ पे -6k, तो यहाँ पे आपका कितना बचता है -4k बचता है ना, -4k, और यहाँ पे 18 और 6 आपका हो जाएगा 24, और यहाँ पे +24 और -24 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4k बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4k बराबर 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे k का मान कितना हो जाएगा 0/-4, यानी कि 0, k का मान कितना आ गया 0, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड ये वाला जो प्रश्न अभी हम सोल्व किए ना, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इस प्रश्न को जो है ना आप हल्के में नहीं लीजिएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल्के में नहीं लीजिएगा, आप कॉपी में शानदार तरीके से इसको सोल्व कीजिए अपने से। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे वायरल प्रश्न है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि माध्य का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है। तो देखिएगा दोस्तों, इसके लिए स्पेशली एक फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यक, कहने का अर्थ है कि माध्यक का 3 गुना, ठीक है 3 गुना माध्यक माइनस, उसके बाद यहाँ पे माध्य का 2 गुना, कहने का अर्थ है कि 2 गुना माध्य, ये जो होते हैं ना किसके इक्वल होते हैं, बहुलक के इक्वल होते हैं, किसके बराबर होते हैं,
बहुलक के बराबर होते हैं। ठीक है, स्पेशली एक फॉर्मूला होता है कि 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, यानी कि माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना आपके यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या ऑब्वियसली यहाँ पे किससे स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 5 को पूर्ण संख्या लेना होगा। तो यहाँ पे 0 हो गया पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 और यहाँ पे 4 तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको के को लेना है, 5 को लेना है। तो इसको काउंट कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि माध्य क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड माध्य बराबर स्पेशली फॉर्मूला क्या होता है कि सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या। तो यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, सबटो को ऐड कर देंगे, यानी कि 0 + 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, चलिए इसको सभी को ऐड कर देंगे, यानी कि सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या, यानी कि यहाँ पे के गो परीक्षण है और इसकी संख्या बताना 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे बटा 5 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बारी बारी सेट करेंगे। तो यहाँ पे 4 3 7, दोनों 1 10 और 0 10, मतलब 10 और 0 10 हो जाएगा, यानी कि 10/5। इसको जो हम लोग काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 टाइम्स में कट गया। तो माध्य का मान कितना आ गया, 2 आ गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसका माध्य का निकाल है। ठीक है, तो फ्रेंड जिस भी संख्या का माध्य का निकालना हो तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में उसको सजाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से सबसे पहले आरोही क्रम में व्यक्त कर देते हैं। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम, जो कि सबसे छोटा से बड़ा होता है, छोटा से बड़ा। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 1 है, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4, देख सकते हैं क्रम में है, क्रमागत है। उसके बाद यहाँ पे 5 हो जाएगा, सॉरी 5 यहाँ लिख देते हैं 5, इसको इरेज करके ताकि सही रहेगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर यहाँ पे 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ठीक है, यानी कि क्रमागत है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा चुके हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि माध्य का निकाले। ठीक है, चलिए इसका हम लोग माध्य का निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको फॉलो कीजिएगा तो माध्य का निकल जाएगा इजीली। हम लोग माध्य का कैसे निकालते हैं, ये कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना बार है दोस्तों, विषम बार है। ठीक है, तो जब भी विषम बार होगा तो आप ये जो है ना पीछे तरफ से बराबर, पीछे तरफ से भी और आगे तरफ से भी बराबर संख्या लेना है। ठीक है, बराबर डिजिट लेना है। अगर पीछे आगे यहाँ पे आगे तरफ से 3 लेती है तो पीछे तरफ से भी आपको कितना लेना पड़ेगा, 3 को संख्या लेना पड़ेगा। और जो बीच में बचता है ना 2 ही, उसका क्या कहलाएगा, माध्य का कहलाएगा, जो कि यहाँ पे 4 है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि 2, 3, 0, 3, 2, 6, 2 का आपसे पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगा। ठीक है, तो बहुलक भी आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो बहुलक क्या होता है दोस्तों, जो भी संख्या रहेगा तो उस संख्या में जो नंबर बार बार रिपीट करेगा ना तो वही संख्या का क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन संख्या है, 2 एक बार है, फिर 2 बार, फिर यहाँ पे 2 3 बार। कहने का अर्थ है कि 2 यहाँ पे 3 बार है, लेकिन यहाँ पे 3 2 बार है, और यहाँ पे 6 एक बार है, और यहाँ पे 0 एक बार है। तो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या रिपीट होती है वही उसका क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे 2 कितना बार है, 3 बार, इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन भी दिया गया है। इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एपी इतना का 10वां पद होगा। ठीक है, तो फ्रेंड 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे ए का मान पता होना चाहिए, जो कि जो प्रथम पद है 2 है, और यहाँ पे डी यानी कि सारांतर पता होना चाहिए। सारांतर हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटा देते हैं, यानी कि साथ में जब हम लोग 2 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे ए डी प्राप्त हो चुका है, तो इजिली हम लोग 10वां पद को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड यहाँ पे 10वां पद बराबर क्या हो जाएगा, a + 9d हो जाएगा। ठीक है, a + 9d। तो देख सकते हैं यहाँ पे a का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 को उतार लेते हैं, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे 9 गुना d का मान देखिएगा 5 है, तो 5 को उतार लेते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड यहाँ पे 2 है तो 2 को ऐसे रहने दीजिए, उसका 9:45 हो जाएगा। तो 45 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना प्राप्त हो जाएगा 47, ठीक है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसी प्रकार का है, तो इस प्रश्न को जो है ना आप सोल्व कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आप जल्दी से आप जाके जो है ना आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है ना ये वाला सोल्व किए तो सेम टू सेम इसी प्रकार ये भी प्रश्न है, तो इसी प्रकार इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एपी दिया गया है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एनुआ पद क्या होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एनुआ पद को कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एनुआ पद के लिए स्पेशली फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए एन बराबर होता है आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। ए एन बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये ए एन यानी कि एनुआ पद के लिए स्पेशली फॉर्मूला होता है, इसको अच्छी तरीके से लिख देते हैं। क्या होता है दोस्तों, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ए और डी कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो प्रथम पद है, जो कि यहाँ पे 1,9 दिया गया है, और डी यानी कि हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे, यानी कि डी निकल के आया जाएगा। तो यहाँ पे 12 में 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ए का मान कितना है 9 है, तो यहाँ पे 9 को उतार लेते फिर प्लस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे n माइनस 1 इसको ऐसे छोड़ दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए। और यहाँ पे डी का मान देखिएगा, यहाँ पे 12 और 9 ये दोनों का अंतर कितना हुआ, 3 प्राप्त हुआ ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9 प्लस 3 को यहाँ पे n से गुना करेंगे, यानी कि दोनों से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3n हो जाएगा, फिर माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 9 और 3 ये दोनों आपस में क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे 9 में 3 गए तो कितना गया दोस्तों 6, और यहाँ पे 3n यानी कि 3n प्लस 6, जो कि देख सकते हो ऑप्शन डी में आपका आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए किसकी प्रायिकता नहीं होती, जो भी संख्या नेगेटिव में रहे, ऋणात्मक चिन्ह रहे, तो उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों किसकी प्रायिकता हो सकती है, तो फ्रेंड जो भी संख्या 0 और 1 के बीच रहेगा ना तो उसकी प्रायिकता हो सकती है, या फिर इसको प्रतिशत में कह सकते हैं। जो भी संख्या 0 से 100% के बीच रहता है तो उसकी प्रायिकता हो सकती है, लेकिन जो भी संख्या अगर नेगेटिव रहेगा ना तो उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड सिक्का में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले आपको वो चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। एक होता है चीत, एक होता है पट, ठीक है। चीत पट जिसको हम लोग क्या करते हैं, हेड टेल कहते हैं ना। चलिए इसको हम लोग बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जो सिक्का होते हैं उसमें क्या होते हैं दोस्तों, चीत होते हैं, चीत को हम लोग क्या कहते हैं, एच कहते हैं, यानी कि हेड। और दोस्तों एक होता है पट को हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, जिसको हम लोग टी के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक स्पेशली फॉर्मूला होता है। कहने का अर्थ यह है कि प्रायिकता बराबर जो होता है ना दोस्तों, प्रायिकता बराबर क्या होता है, इसको लिख देते पहले, इस फॉर्मूला को ही उतार देते, ठीक है। तो प्रायिकता बराबर जो फॉर्मूला होता है, अनुकूल परिणाम, क्या होता है, अनुकूल परिणाम, ठीक है। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम लिख चुके हैं, फिर यहाँ पे बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम स्पेशली प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड जो सिक्के होते हैं उसमें दो चीज़ होता है, एक चीत होता है, एक पट होता है, यानी कि हेड टेल, ठीक है। तो कुल परिणाम कितना है, इसमें 2 परिणाम है। तो टोटल यहाँ पे कुल परिणाम हो जाएगा आपका, कुल परिणाम कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, ठीक है। क्योंकि हेड टेल 2 कुल परिणाम है। और चीत आने की प्रायिकता क्या होनी चाहिए, मतलब चीत आने की अनुकूल परिणाम क्या होगा, ठीक है। चीत आने की अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा दोस्तों, चीत यानी कि एक ही को चीत आ सकता है ना, हेड आ सकता है सिर्फ, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बट्टा कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि इसका प्रायिकता निकल चुका है 1/2, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में है, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यदि ई कोई घटना हो तब पी मतलब पी प्लस पी डैश ई का मान होगा। कहने का अर्थ है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना, मतलब घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता, ये जो होते हैं ना,
एक के बराबर होते हैं। कहने का अर्थ है कि घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता का योगफल हमेशा एक होता है, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता निम्न में से होगी, ठीक है। तो फ्रेंड जो निश्चित घटना होती है ना उसकी प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है, ठीक है। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, शून्य होती है। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। तो निश्चित घटना यहाँ पे पूछ रहा है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, शून्य होती है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना हम लोग मैथ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ना वायरल क्वेश्चन को देख चुके हैं। अगर आप ये सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल एग्जाम 2023 में काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थियों को कोई मतलब एक क्वेश्चन या जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, तो आप हमें लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट से आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो वो क्वेश्चन जो है ना हम अपना अगला क्लास में लेंगे, जरूर लेंगे, ठीक है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि 2023 के लिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे, ये सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन थे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से आप फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेगा, जुड़ने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। तो यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए। डेली यहाँ पे 1 बजे दोपहर में क्लास होती है, फिर यहाँ पे 6 बजे शाम में क्लास होती है, और यहाँ पे रात 9 बजे क्लास होती है। तो ये सभी क्लास को आपको जरूर करना है डेली, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। आज के लिए दोस्तों थैंक यू, वंदे मातरम।